है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके फटाफट अंदाज में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पर आप अपने सवाल में व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े आप सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से और मनोज जैन हैं पृथ्वी पिनमार्ट से। आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, यानी टी डे है। 21 मई को हम मनाते हैं इसे। चाय के बारे में एक चीज बता दें कि चाय देश में एक इमोशन की तरह कह सकते हैं। चाय भारत में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पेय है। तकरीबन हर घर में इसे मुख्य पेय के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मुलाकात हो, शुरुआत चाय के साथ होती है। लोग तो यहां तक मानते हैं कि एक गर्म कप चाय हर समस्या का समाधान है। इसका जश्न मनाने के लिए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। लेकिन चलिए आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे, उससे पहले हमने एक बेहद ही खास इंटरव्यू किया है। हमने सचिन जैन से बात की है जो रीजनल सीईओ हैं WGC इंडिया के। उनसे हमने जानना चाहा कि गोल्ड डिमांड की क्या स्थिति है, सेंट्रल बैंक क्यों इतना सोना खरीद रहे हैं और किस तरह की बाइंग है, ट्रेंड क्या बता रहा है। तमाम मुद्दों पे उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ आज बेहद ही एक खास मेहमान है। सचिन जैन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ हैं। नए सीईओ सर आप बने हैं और ईटी नाउ इकोनॉमिक्स टाइम्स स्वदेश पर पहली बार आप आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सो मच। शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके द्वारा आपके श्रोताओं के पास जा पाऊंगा। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह के गोल्ड डिमांड को लेकर सेंट्रल बैंक की तरफ से चर्चा है, अब लग रहा है कि करेंसी के तौर पर गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। लोग डॉलर के रिजर्व को, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो डॉलर के रिजर्व को कम कर रही हैं और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रही है। क्या लग रहा है आप लोगों की, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट क्या है, सेंट्रल बैंक की डिमांड की रिपोर्ट क्या कह रही है? सर, मैं आपको पहले क्वार्टर का, पहले तिमाही का एक आउटकम बता पाऊं। ओके। तो पहले तिमाही में Q1 2024 में जैन टू मार्च में करीब टोटल जो है 1136 टन की रिक्वायरमेंट रही। ओके। गोल्ड की ग्लोबली, जिसमें से 290 टन हमारी जो डिमांड थी वो सेंट्रल बैंक की थी। ओके। ये डिमांड आज तक के किसी भी क्वार्टर की हाईएस्ट डिमांड रही है। ओके। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड और इसमें ये कंटिन्यूड रहा है। अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से, पहले रशिया ने बाइंग करी, पिछले 2 साल से जो रैली है चाइना उसे लीड कर रहा है। अगर आप हिंदुस्तान को भी देखें, हमारे भारत देश को देखें, तो पिछले पूरे साल 2023 में 16 टन की बाइंग आरबीआई ने करी थी। ओके। पहले क्वार्टर में उन्होंने 19 टन क्रॉस कर चुके हैं। ओके। अप्रैल में ऊपर से बाइंग करी। ओके, हम ट्रेंड लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम बिजनेस चैनल्स वाले हैं जी। क्या लग रहा है जो पिछले जो ट्रेंड थे, जो सेंट्रल बैंकों की बाइंग इंडिया में थी, चाइना में थी, वो परसेंटेज टर्म में अगर आपके पास डेटा हो या वॉलपार्क कोई फिगर हो वो भी बता दे, क्या वो कितना जंप यहाँ पे दिख रहा है? बहुत ज्यादा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख रहे हैं इस एरिया में, सेंट्रल बैंक की बाइंग में। दैट इज हैपनिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना और इंडिया, बट फ्रॉम मतलब छोटे छोटे देशों से भी हमें ग्रोथ देखते हैं। ये कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा बिकॉज दैट इज रिफ्लेक्टिव टू अ बिट ऑफ इनकॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमीज। थोड़ा अपना हर एक को अपना स्तर बनाना है। हम लोग को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन हो रहा है और आप बोले कि जियो पॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है, उसको लेके सेंट्रल बैंक उससे कनेक्टेड है। ओके सर, इस तरह की डेटा के लिए मैं आपको बोला हूँ, प्राइस आउटलुक के लिए तो कोई भी WGC के सीईओ से बात नहीं करेगा। सर, अगर आप गोल्ड ETF की बात करें तो लोगों में जागरूकता कम है। आप इंडिया के अगर टोटल गोल्ड डिमांड की बात करें तो हार्डली 2-4% के आसपास लोग गोल्ड ETF में पैसे लगाते होंगे। अभी भी जो गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को इस पे काम करने की जरूरत है? 100% करने की जरूरत है। और सर, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस करने वाली बात है। अभी क्या है, अगर मैं आप ETF को बताऊं कि आज की डेट में AUM जो ETF ऑन गोल्ड है वो करीब 47 टन है। ओके। और ये अगर आप देखें 2021 में ये 13 से 15 टन के बीच में था। ओके। तो इतना ग्रोथ हुआ 2 साल में, यानी 3.5 गुना से ज्यादा। अगर आप बोले कि ये बहुत हमें एक सेटिस्फेक्शन की बात है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत आगे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत एक सिंपल तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। पूरे 100% सेफ्टी के साथ अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं। और इसके जो बैकअप वो हैं कि हर ETF, गोल्ड ETF के साथ फिजिकल गोल्ड
उतना फॉर्म का एक आपका बैकअप रहता है, तो ये बहुत सेफ प्रोडक्ट है। लेकिन इंडिया में मेरे हिसाब से इसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। जो एक ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये था कि अगर आप वेस्टर्न मार्केट और ईस्टर्न मार्केट का कभी भी पहले से कंपेयर करें, वेस्टर्न मार्केट में जब भी प्राइस रैली आती थी तो ईटीएफ में या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी। ईस्टर्न मार्केट में जब प्राइस ड्रॉप होता था तब लोग ज्यादा इंटरेस्ट होते थे। ये पहली बार हमने देखा है इस साल 2024 में ये कंप्लीटली रिवर्स एक ट्रेंड चल रहा है। ओके वेस्टर्न मार्केट इन कैश कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ईस्टर्न मार्केट में ग्रोथ हो रही है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर में, अभी पिछले कुछ हफ्तों में जरूर उसकी सेल हुई है और लोगों ने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर क्वार्टर में देखें तो एयूएम जो था आपका ईटीएफ में बढ़ोतरी दिखी। ओके, ज्वेलरी डिमांड की स्थिति क्या है? क्योंकि अचानक से प्राइस बढ़े थे, तो अप्रैल में हमने एक पोल भी किया था, जितने भी ज्वेलर्स थे उनसे बातचीत की थी, क्योंकि टाइम्स नेटवर्क का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। हर एक ज्वेलर्स आके अपने अपने व्यूज दे रहे थे हमारे यहाँ, लेकिन उन लोगों का कहना था कि अप्रैल में पूरी तरह से नदारद थे वहां पे ग्राहक। अचानक से मई में अक्षय तृतीया के हफ्ते में हमने एक बड़ा इवेंट किया था। हमने आपको भी रीच आउट किया था, आपके चेन्नई में इवेंट्स थे, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। अच्छा। लेकिन वो मिलियंस लोगों ने उन्हें देखा, और लेकिन उन लोगों का कहना था कि अब धीरे धीरे अब गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गोल्ड में उनका रुझान बढ़ रहा है। क्या अब लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इस ऊंचे भाव को, रिकॉर्ड भाव को भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको पहले क्वार्टर से लिंक करूंगा फिर मैं पे आता हूँ। पहले क्वार्टर में हमने करीब 6 से 7% की ग्रोथ ज्वेलरी में देखी, जो वैल्यू टर्म में 12% ग्रोथ थी। और अगर आप देखें तो सिर्फ फरवरी में जो प्राइस करेक्शन हुआ था तब ये ग्रोथ बढ़ी थी, मार्च स्लोप आ गया। अप्रैल में सबसे हाई ट्रेंड गया गोल्ड का प्राइस का, और उस समय हमारे फुटफॉल रिटेल्स में बहुत ड्रॉप हुए, बहुत ही फाइन फुटफॉल, बहुत छोटे फुटफॉल रहे, लेकिन जो आ रहा था वो खरीद रहा था। ओके, ये चीज हमने देखी। ओके। फिर आया मई के शुरुआत में ही हमने देखी प्राइस करेक्शन थोड़ी हुई, और हुआ क्या कि पहली मई से लेके 10 मई को अक्षय तृतीया थी, और पहली मई से हमारी बुकिंग शुरू हुई। हर रिटेलर पे हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, जो कस्टमर आके बुकिंग कर रहे थे जो 10 को आके खरीद। ओके, इंटरेस्टिंग बात में यह है कि हमारा एक आंकड़ा था कि शायद सिर्फ एंट्री लेवल प्रोडक्ट बिके, बिकॉज एक अक्षय तृतीया एक रिलीजियस वो है, और एक टोकन में लोग खरीदारी टोकन में खरीदेंगे। हुआ क्या, जो हमने रिस्पॉन्स देखा कि जो कस्टमर्स जिनके यहाँ इस साल में शादी है उन सब ने अपनी बाइंग प्रीपोन करी। ओके, तो हमारे बिग पीस जो बड़े आइटम है उनमें बहुत बढ़ोतरी देखी, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो उनकी बुकिंग 1 तारीख से 10 तारीख में, एक आप बोले कि एक एंटिसिपेशन है कि भाई आगे अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख बढ़ गया तो हम शादी में तो खरीद लेंगे, तो एक वो बहुत प्रीपोनिंग हमने देखी। ओके, जो एक पर्टिकुलर रेंज था आपका 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम, उसमें काफी ड्रॉप देखा हमने। 10 ग्राम से 20 ग्राम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा, 20 ग्राम के ऊपर और अच्छा। मतलब कि हर तरह की बाइंग हो रही है। मतलब पहले लो टिकट साइज की बाइंग होती थी, पहले लोडिंग की एंटिसिपेशन थी हमारी, क्योंकि ऊपर का बढ़ा हुआ है तो शायद लोग बिक्री खरीदेंगे। ओके, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि बड़े टिकट पे अच्छा मूवमेंट आएगा, जो आया। लेकिन एक और चीज हमने नोटिस करी कि पिछले समय में अगर देखें तो पर्टिकुलरली टियर 3, टियर 4 छोटे शहरों में एक रिसाइकलिंग को लेके हम लोग बहुत एंटिसिपेट थे। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब भी प्राइस गोल्ड का बढ़ा है तो एक ज्वेलर को लिक्विडेशन पे बैठना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आके कैश करता है। बिल्कुल सही बात। इस बार हमने क्या देखा कि कस्टमर आके गोल्ड के प्रति गोल्ड ही ले रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस गोल्ड पे है, पुरानी ज्वेलरी लाके नई ज्वेलरी ले रहा है, पर्टिकुलरली रूरल में टियर 5, टियर 6 मार्केट्स में। ये हमने देखा। तो आप देखें कि कॉन्फिडेंस गोल्ड का, उसको अगर एक वर्ड्स आई व्यू देखें तो बहुत स्ट्रांग है, और लोग इस कैटेगरी से एग्जिट नहीं करना चाहते। ओके, तो आप ये सुन रहे थे WGC इंडिया के रीजनल CEO सचिन जैन से। उनका क्या कहना था डिमांड को लेकर, गोल्ड ETF का दायरा आगे क्यों बढ़ने वाला है, और ज्वेलरी की डिमांड किस तरह से पिकअप हुई। जब अप्रैल के महीने में डिमांड काफ़ी सुस्त हो गई तो उसके बाद तेज रिकवरी वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन चलिए अब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर कैसा लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, इस तरह की रिकॉर्ड रैली के बाद अब क्या करना चाहिए, तमाम सवाल आपके मन में होंगे, और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। मनोज जी बताइए, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी अचानक से आती है, किसी ने इतना अनुमान नहीं लगा रखा होगा कि इस तरह की तेजी अचानक से आ जाएगी। पूरे साल का टारगेट 90,000 95,000 रुपए का चांदी का था, वो महीने भर में पूरा हो जा रहा है। क्या हो रहा है सर गोल्ड और सिल्वर में, और अब क्या करना चाहिए? नमस्कार ऋषिमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे तेजी की संभावना थी, लेकिन जो पूरे वर्ष के लक्ष्य दिए गए थे वो हमने पिछले जो है वर्ष के शुरुआती 5 महीने में ही हासिल होते हुए देखे हैं। जिस तरह से फंडामेंटल शेप अप हो रहे हैं तो वो लगातार यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने WGC के चेयरमैन को भी इंटरव्यू में सुनवाया, और उन्होंने
यही बात रखी कि यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी बाइंग लगातार बनी हुई है सोने में। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे अगर चांदी की बात करें तो लगातार जो है बेहतर होती हुई नजर आई है। यूएस फेड रेट कट की संभावनाएं भी यहाँ पे बरकरार है। साथ ही जो चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो भी उम्मीद से बेहतर आने लगे हैं। तो सारे फंडामेंटल्स जो है वो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्ट्रांग बनते हुए देख रहे हैं, चाहे सोना हो या चांदी हो। तो अभी भी हम यही कहेंगे कि जो लंबी अवधि का ट्रेंड है सोने और चांदी का वो पॉजिटिव ही है। छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। सोने में अभी यहाँ पे अगर बाइंग करना है तो 73,800 के स्तर पे बाय किया जा सकता है। 73,550 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 74,500 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ भी 94,000 से 93,000 के दायरे में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा डीप रहेगा, 91,800 का लगाए। ऊपर में 96,000 यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रहेंगे लक्ष्य अगले 1 से 2 दिन के लिए। और अब हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 1 लाख का जो स्तर है वो जल्द टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो सोना और चांदी दोनों में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। उसकी रणनीति, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड है, जिस तरह के मौजूदा फंडामेंटल्स है, वो तेजी के है। जब तक वो नहीं बदलते हैं तब तक आपको तेजी की पोजीशन में बनी रहनी है। लेकिन जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं हमारे एनालिस्ट, उस पर भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। सचिन जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर आपको किस तरह की चाल यहां से दिख रही है? क्या ट्रेंड आप यहां से फील कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? या गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। वेल जैसे कि मनोज जी ने बताया कि ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव हैं और उसी तरीके के फंडामेंटल्स के चलते जो है वो प्राइस के अंदर हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एक शार्प अप मूव जो कि साल के एंड तक एक्सपेक्टेड थे, दोनों ही बुलियन में दोनों ही काउंटर्स में जो है वो अभी देखने को मिल गए हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है, बट यस वॉलेटिलिटी जो है वो डेफिनेटली यहाँ टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज ही यहाँ पर फॉलो करके चलना चाहिए। बिकॉज चूंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी तो कई बार आपको जो है वो फर्दर डिप्स भी जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी। वेल अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में अराउंड 94,100 के आसपास एक बाय इनिशिएट करना चाहिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 93,600 का, जो कि प्योरली इंट्राडे रहेगा। और अपसाइड पोटेंशियल करीब 94,800 और 95,000 तक के लिए सिल्वर में देखने को मिल सकता है। वाइल इफ यू टॉक अबाउट दी गोल्ड, सो गोल्ड में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कोई भी गिरावट मिलती है यहाँ से करीब 150 टू 200 पॉइंट्स की, यानी करंट मार्केट प्राइस अराउंड 74,120 के आसपास है, 73,900 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं, वन कैन लुक फॉर दी बाय। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 73,650 का रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है करीब 74,450 और 74,500 तक के लिए गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो आप दोनों की ये व्यू है। एक बार स्क्रीन पे कॉल भी गोल्ड के दिखा दीजिएगा, मनोज जी के और सचिन जी के चांदी पे कॉल थे, वो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि किस तरह के कॉल इन्होंने दिए हैं। 73,800 पे मनोज जी की खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस उन्होंने लगाने की सलाह दी है 73,550 का और 74,300 का टारगेट है मनोज जी का गोल्ड को लेकर। सचिन जी चांदी पर ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। चांदी पे उनकी कॉल है, 94,000 रुपए पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट है 94,800 का, 93,600 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक नोट करें और उसे जरूर प्लेस करें। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप लंबी अवधि में तो हर एसेट क्लास में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, तो उसको लेकर चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपको अभी महंगा जरूर मिल जाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। अगर आपका व्यू 5 साल, 10 साल, 15 साल का है तो शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। कई सारे सवाल हैं। मनोज जी, आपके फॉलोअर है, राजेश तिवारी नाम है इनका। इन्होंने एक ट्रेड किया है 4 लॉट कॉपर 930 रुपए पे शॉर्ट कर दिया। ये बड़ी गलती होती है। जब बड़ी तेजी आ जाती है तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि ट्रेंड के विपरीत जाके लगता नहीं बहुत चल गया है, अब तो गिर ही जाएगा, कुछ रिट्रेसमेंट आ ही जाएगा। इन्होंने 930 रुपए पर शॉर्ट किया है। अब सवाल उठता है, जिस तरह की तेजी यहाँ पे चल रही है, क्या ये सही ट्रेड है? क्या आप इनको सलाह दें, अब इनको क्या करना चाहिए? तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम चाहे सोना चांदी हो या मेटल्स हो, हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। और कॉपर ने भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाइज जो है बनाए थे कल के सत्र में, और आज भी हम देख रहे हैं कि कीमतें फर्दर जो है बढ़त एक्सटेंड करती हुई दिख रही है।
भारतीय बाजारों में भी 940 के जो रेजिस्टेंस थे वो भी यहाँ पे मार्केट पार करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे 6:30 बजे यूएस फेड के काफी सारे मेंबर्स की स्पीचेस है, तो उस समय एक थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है उनके कमेंट्स के चलते। तो अगर यहाँ कहीं भी डिप्स आता है 932 930 के रेंजेस में, तो शॉर्ट की पोजीशन से एक बार एग्जिट लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि मोमेंटम अभी भी ओवरऑल बेस मेटल पैक का पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट की सलाह कतई नहीं है और एक स्टॉप लॉस 946 का इनको लगा लेना चाहिए। जो भी डिप मिले एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह मनोज जी की तरफ से, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। इस तरह के रिस्क नहीं ले, कोशिश करें आपके भाव के आसपास है जो निकल जाए। ऐसा नहीं है कि बाजार नीचे नहीं आएगा, लेकिन आपके पास रिस्क यहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की तेज़ी है और फिर उसे ट्रैक करना, उसके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ट्रेंड के साथ रहे ज़्यादा बेहतर है, ये मनोज जी की सलाह है। हालांकि मनोज जी की जो कॉल है उन्होंने एल्युमिनियम में आज दी है, वो कॉल भी आप देख लीजिए स्क्रीन पे। आज 250 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ भी स्टॉप लॉस है, जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आप कोई भी ट्रेडर ना करें। अगले दर्शक है क्रिस हैं दिल्ली में, कॉपर में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सचिन जी, आप राय दे दे। मनोज जी का व्यू तो उन्होंने सुन लिया होगा, आपका व्यू अब सुनना चाह रहे हैं कॉपर पर। कॉपर में मेरा व्यू भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि करीब 960 970 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म में कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम्स यहाँ पे बना हुआ है और वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि आज कुछ फैड ऑफिशियल्स की मीटिंग है, साथ ही साथ में फोकस जो है वो थोड़ा सा फैड मीटिंग मिनट्स पर भी रहेगा, जो कि कल होने वाला है। सो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी विल बी देयर एंड बाइंग के लेवल्स ही थे मेरे भी आज, बट वो नियर टू टारगेट्स है, तो यहाँ पर लेवल्स को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। मुझे लगता है कि अगर डिप मिलती है 937 938 के आसपास की, तो वहां से बन के लुक फॉर दी बाय। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 932 का रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल करीब 950 955 तक के लिए देखने को मिल सकता है कॉपर में। कॉपर पर सचिन जी की है। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महावीर हैं बंगलुरु से, ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी कॉमेक्स पर वापस से क्या $25.5 तक नीचे आ सकती है क्या? मनोज जी आप क्या कहेंगे? $25.5 अभी काफी नीचे का कहना अभी फिलहाल काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको लग रहा है क्या ये लेवल फिर से दिखेगा कॉमेक्स पर? हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है विश्व मोहन जी। और अभी यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो यहाँ पे चांदी पे बनता हुआ नजर आया है वो 30.40 का है। तो हमारा मानना है कि जब तक ये सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट की गुंजाइश अभी नजर नहीं आती है। तो 30.40 के स्तर पर इनको नजर रखना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर एक बार वहां पे $28 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 25.5 के स्तर अभी यहाँ पे जल्द आना संभावित नहीं लगते हैं। कोई यूएस फेड की तरफ से कोई एडवर्स कमेंट आते हैं या ऐसा कुछ रहता है तो फिर वहां पे एक पैनिक जो है रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है। तो 30.40 के स्तर पर नजर रखें। अगर वहां तक भी स्तर मिलते हैं तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करना बेहतर रहेगा। अभी ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी पॉजिटिव ही बना हुआ। यहाँ भी ट्रेंड पॉजिटिव है। किसी भी एसेट क्लास के बारे में ये कहना कि ये लेवल नहीं आएगा, वहाँ तक नहीं जाएगा, किसी के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ ही रहे, कोशिश करें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है उन लेवल्स पे तो आप दूर रहें। जो भी रिस्क मैनेजमेंट के उपाय बताए गए हैं, स्टॉप लॉस बताए गए हैं, उसका भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगले दर्शक है प्रमोद है पुणे से, धनिया और नेचुरल गैस इन दोनों काउंटर में क्या करें? आज मसालों की बात करें तो सभी मसालों में ज़बरदस्त तेज़ी, 6% की तेज़ी, जीरे में 6%, हल्दी में, धनिया में करीब 3% की तेज़ी। और साथ ही नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं, मनोज जी आपसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पहले नेचुरल गैस बता दीजिए, नॉन एग्री का मार्केट, और फिर नेचुरल गैस में 232 का जो स्तर है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है और वहीं से हमने करेक्शन होते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि 218 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी रैली नेचुरल गैस ने दिखाई है। और अब यहाँ पे जो है इन्वेंट्री के डेटा भी आना है गुरुवार को, तो उसके पहले करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 218 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मसाला पैक की बात करें तो जीरे में पिछले सप्ताह जब आपसे बात हो रही थी तो 28,800 तक के लक्ष्य हमने सुझाए थे और आज उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो लक्ष्य में रिवाइज करूंगा। अब 31,000 से 31,400 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 28,350 का रखें और ऊपर में 31,400 तक बने रहना चाहिए।
हल्दी में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 17,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो क्लोजिंग बेसिस पे हल्दी लगातार होल्ड करती हुई आई है और आज हमने यहाँ 18,800 के ऊपर कीमतें जो है निकलते हुए देखी है। तो हल्दी में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना रह सकता है अगले 1-2 सेशन के लिए और फिर एक बार कीमतें 19,800 तक के स्तर दिखा सकती है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक 18,400 का रखना चाहिए। और धनिया में हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा था, यहाँ भी जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है और 76 जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो धनिया में यहाँ पे फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 7,610 पे जून वायदा में बाय किया जा सकता है। 7,880 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस जो एक रहेगा 7,485 का रहेगा। तो आपने सभी मसालों पे बता दिया कि क्या आपको करना है। कोरिएंडर भी खरीदारी की सलाह है, साथ ही जीरा खरीदारी की सलाह 31,400 से और 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ हल्दी भी खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों में मनोज जी क्या करना चाहिए? एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है विष्णु मोहन जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो डिप्स में बाय कर सकते हैं। जो ग्वारगम अगर जून वायदा की बात करूं तो जो रेंज है वो 10,750 से 11,100 की बनी हुई है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करूं तो 5,460 से 5,580 अभी ये दायरा यहाँ पे बना रह सकता है। ग्वार पर आपका ये भी। चलिए अब कच्चे तेल की बातचीत कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर सचिन जी क्या लग रहा है आपको? काफी अब गिरावट दिख रही है, $82 तक ये फिसल चुका है। ब्रेंट क्रूड 6,500 के आसपास MCX क्रूड है। क्या करना चाहिए यहाँ पर कच्चे तेल में? वेल विष्णु जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है क्रूड ऑयल में। अराउंड 6500 के आसपास में अभी MCX ट्रेड हो रहा है। अगर 20 से 30 रुपए का अप मूव मिलता है तो वहां से एक बार शॉर्ट वापस से इनिशिएट किया जा सकता है। 6530 6540 के आसपास से वन कैन लुक फॉर दी शॉर्ट, और अपसाइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6600 का रहेगा। डाउन साइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि एक बार जो है वो क्रूड के प्राइस 6420 6400 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। सो फॉर दैट टारगेट वन कैन लुक फॉर दी सेल। आपकी राय कच्चे तेल को लेकर क्या है? मनोज जी आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल पर? यहाँ मेरी थोड़ी सी कॉन्ट्रा कॉल रहेगी। हम देख रहे हैं कि एक दायरा जो है कच्चे तेल में वो 6,450 से 6,700 का बना हुआ है और अब ये अपने लोअर रेंज के काफी करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में रणनीति बनाई जा सकती है। 6,700 की जो कॉल ऑप्शन है 107 रुपए अभी चल रही है। 100 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 84 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में यहाँ पे 135 के रहेंगे। तो आप 6,700 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 135 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 84 रुपए का है। सचिन जी एक बार बेस मेटल से वापस से लौटेंगे। कॉपर पर आपका रुख जान लिया, लेकिन सभी मेटल्स में तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है, कहाँ ये तेजी कहाँ तक कंटिन्यू होती दिख रही है? टेक्निकल अगर चार्ट पर अगर आप देखकर बताएं, और आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? वेल विष्णु जी, मुझे लगता है कि ये तेजी अभी और कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं लाइक कमोडिटी स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है जिंक जो है वो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है। 265-67 के आसपास में एक रेजिस्टेंस था जो कि फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आया और एट प्रेजेंट प्राइसेस अराउंड 277-78 के पास में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि करीब 290 तक के लिए कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म में। सो लाइक यहाँ पर एक बाइंग की रणनीति देख सकते हैं। 290 शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है। हालांकि स्टॉप लॉस जो यहाँ पर इस बेसिकली ट्रेड में रहेगा वो थोड़ा सा डिप का रहेगा। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है 267-68 के आसपास का, वही फाइनली अभी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। सो विद द सपोर्ट ऑफ 267-68 वन कैन लुक फॉर द बाय और अपसाइड पोटेंशियल 290 तक के लिए लग रहा है। वहीं अगर नेक्स्ट कमोडिटी की बात करें हम तो एल्यूमिनियम भी जो है वो चार्ट्स पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता हुआ दिख रहा है। फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न एक डेली चार्ट्स पर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है जिसका एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 247 और 248 के आसपास में चल रहा है। यहां से ही एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 243 का रहेगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 255-258 तक के टारगेट्स जो है वो एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे साथ एक और मेहमान है, सुमेर सिंह भाटी हैं, जीरा किसान हैं फलोदी राजस्थान से। सुमेर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीरे को लेकर सर क्या हो रहा है? जीरे में जबरदस्त तेजी दिख रही है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि किसान अब माल नहीं आ रहे हैं। जो भी बड़े किसान हैं उन्होंने ऊंचे भाव की उम्मीद में माल रोक रखा है। क्या ये सही है? नमस्कार सर, धन्यवाद किसान को जोड़ने के लिए यहाँ पे।
मंच देना भी बड़ी बात है किसान को। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उसके लिए। नहीं, बहुत बहुत और स्वागत है आपका सर। जहां तक बात है कि किसान रोक रहा है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी है कि किसान की खुद की जो जीरा प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो 250 टू 300 ऑलरेडी है उसकी। सो राइट नाउ जो कॉस्ट है वो उसकी एक्चुअल नो प्रॉफिट नो लॉस की कॉस्ट पे है वो अभी। और सडनली उसने मार्केट को जो पिछले साल के कंपेयर में जो उसको समझ में आया है, उसको ये समझ में आया है कि अप्रैल मंथ में जो जीरा था वो 190 टू 220 के बीच में बिका है और बड़े क्वांटिटी में बिक गया। और विद इन 1 मंथ ये ऑलमोस्ट 300 पे आ चुका है, विच इज 65-70% का हाइप मिल गया 1 महीने के अंदर। तो किसान के भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि रोकने से पैसा मिलेगा, मोटा मोटी जो उसको आपने भी मार्केट माल रोक समझा रखा रहा है है। क्या सुमेर जी? सुमेर सिंह जी, आपने भी माल रोक रखा है क्या कि आगे दाम बढ़ेंगे, और कितना उम्मीद आप कर रहे हैं? छोटा जवाब दीजिएगा। सर मैं ओवरऑल बात करूंगा, मैं मेरी नहीं पूरे की बात करूंगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन 400 तक है, 350 से 400 तक की है, ताकि ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाए। भी उम्मीद करते हैं, आप इतनी मेहनत से खेती करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर भाव मिले। वक्त कम है, आपको जोड़ने में थोड़ा वक्त लग गया। सुमेर सिंह, आगे आपसे बात जरूर करेंगे। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, सचिन जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।